पीड़ित है, जो गरीब है या जो आम नागरिक है, उसे पुलिस को देखकर खुशी होनी चाहिए, नहीं कि डर सिर्फ अपराधी को। जरूरी नहीं है कि आपको टॉपर रहे, एवरेज स्टूडेंट भी जो है क्रैक कर सकता है। मैं जानता हूँ 90 बैच के भास्कर राव पार्टी में फेल हो गए जी, फिर भी वो IPS बने। कभी वो डायरेक्ट भी जो सिलेबस से पूछते हैं और कभी जो है करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीजें जो है इसमें पूछते हैं, जो रिसेंटली चर्चा में रहा हो। जैसे अब कश्मीर अभी चर्चा में, कश्मीर में इतना बड़ा चेंज आया 370 का, तो उस पे सवाल हो सकते हैं। जैसे इसीलिए मैंने जैसे अफगानिस्तान में चेंज आया तो हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंटो। सो आज हमारे ऑफिसर टॉक में होने वाले हैं IPS अशोक कुमार सर, जो कि करंटली सर्व कर रहे हैं DGP के पोस्ट पर उत्तराखंड में। आज हम सर से मिलेंगे, उनके बारे में जानेंगे। सर के अगर मैं आपको बारे में बताऊं तो सर को UN मेडल मिला है, साथ में इंडियन पुलिस मेडल एंड प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी मिला है। इसके अलावा सर का जो एक्सपीरियंस है सर्विस के दौरान काफ़ी वास्ट रहा है। अगर सर ने BSF एंड CRPF में भी स्पेशल डेपुटेशन के तहत सर्विस दी है। इसके अलावा सर ने एक किताब भी लिखी है, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जो कि सर ने अपने सर्विस के दौरान एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको अच्छे तरीके से क्या इश्यूज आते हैं और डे बाय डे में चीज़ें कैसे हैंडल करनी चाहिए एज IPS ऑफिसर को, वो भी तमाम प्रकार की बातें लिखी हैं। इसके अलावा सर की एक और बुक है ह्यूमन इन खाकी, वो भी बहुत ही अच्छी बुक है। और सर मैकग्रा हिल के ऑथर हैं। तो आज हम सर से बात करेंगे ACP से DGP तक की उनकी जर्नी कैसी रही और किस किस तरीके की घटनाएं घटती हैं। अगर आप IPS जैसे सर्विस के लिए अपने आप को देखते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप फ्यूचर में एक IPS ऑफिसर बनेंगे, तो कैसी अपनी पर्सनालिटी एज एस्पिरेंट लाइफ से रखनी चाहिए, उन तमाम प्रकार की बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। सर वेलकम टू स्टूडेंटो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया। जी धन्यवाद। जी सबसे सर पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि स्टार्टिंग से आपने कैसे सोचा कि सिविल सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि आप 1989 बैच के IPS ऑफिसर हैं और उस टाइम पे सर्विस के लिए इतना ज़्यादा लोग प्रिपरेशन नहीं करते थे। जिन्होंने 10-12 कर ली माना जाता था कि बहुत पढ़ाई कर ली उन्होंने। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो वैसे तो गांव से आया हूँ जी, और मैंने 10वीं तक की पढ़ाई गांव में की है। फिर 11वीं 12वीं की पढ़ाई मैंने एक स्मॉल टाउन में की, सोनीपत में। जी, और वहाँ से मेरा IIT में सिलेक्शन हो गया। तो IIT दिल्ली जो देश का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है, तो उसमें 3rd ईयर के बाद मैंने अपनी लाइन चेंज की। ओके। 3rd ईयर में मैंने ट्रेनिंग उषा फैंस में की थी कलकत्ता में। और तब मुझे लगा कि इंजीनियरिंग मेरा फील्ड नहीं है और मुझे कोई ऐसा जॉब चाहिए जो ज़्यादा लोगों से जिसमें इंटरेक्शन होता हो और जिसमें अपने काम का इम्पैक्ट भी सीधा दिखे, लोगों की मदद करने को ज़्यादा मौके मिलते हों। तो इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज का सोचा और तब से फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और तब मैं IPS। ओके सो सर जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि मुझे ऐसी सर्विस करनी थी जिसमें कि लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्शन करने का मौका मिले, उनको सर्विस देने का मौका मिले। सो सर जैसे ही आपको पता चला जब आपका रिजल्ट आया फाइनल कि आपको IPS ऑफिसर के लिए सिलेक्ट किया गया है या फिर आपको IPS ऑफिसर की स्टार वाली जो वर्दी यूनिफॉर्म मिलने वाली है, तो उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन था और आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था सर? बहुत खुशी थी मुझे भी, मेरे पेरेंट्स को भी, मेरे पूरे गांव में। आप सोच सकते हैं गांव में तो लोगों का सपना होता है सिपाही बनना। जी सर। सिपाही दरोगा बन जाए तो बहुत बड़ी बात। जी, वहाँ तो किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि गांव का कोई लड़का IPS बन जाएगा। जी। इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी थी। ओके सो सर सर्विस के जब दौरान स्टार्टिंग में आप ACP के लिए जब जाते हो, इस पहले तो ट्रेनिंग होती है देन ACP के लिए जाते हो, तो उस दौरान के कोई सर मूवमेंट या घटनाएं बताना चाहो तो सर थोड़ा सा। क्योंकि उस टाइम के तो बहुत ही यादें हैं। मैंने अपनी किताब खाकी में इंसान में उनको मेंशन किया है। जी, क्योंकि ASP डेज मेरे इलाहाबाद से शुरुआत हुई थी
अंडर ट्रेनिंग की। जी तो उसमें बहुत सारे मैंने एनेक्डोट्स को मेंशन भी किया है कि कैसे जब मेरे को थाना प्रभारी का चार्ज मिला तो कैसे शुरू के 5 दिन मुझे जो है पब्लिक वाले मिलने नहीं आते थे। जब जी। मैंने बाद में पूछा कि क्यों नहीं आते हैं तो पता चला इंस्पेक्टर साहब ने उन्हें कह रखा था कि जब तक आईपीएस साहब थाने में बैठे तब तक आप नहीं जाएंगे थाने। मतलब कहीं ना कहीं बाहर ही सेटिंग कर लेते थे। जी तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं ट्रेनिंग के जो मैंने जैसे मैंने कहा अपनी किताब हाकिम इंसान में उनको कहीं ना कहीं उल्लेखित करने की कोशिश की है। आपकी चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया किताब है सर, तो इसमें कहीं ना कहीं आपने जिक्र किया है अपनी जो आपकी सर्विस के दौरान के एक्सपीरियंस रहे हैं। साथ ही सर जैसे कि आपने अभी हालांकि अभी एग्जाम्पल दिया कि कुछ इस तरीके से घटनाएं होती थी, तो सर थोड़ा सा ये आइडिया बताइए कि एक्चुअल में बुक का आइडिया कहाँ से निकल के आया आपको? क्योंकि ये तो प्रोफेशनल किताब है, जी ये हाकिम इंसान जैसी नहीं है। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एक बहुत ही प्रोफेशनल किताब है जो 2013 में यूपीएससी के सिलेबस में चेंज आया था या और ये इंटरनल सिक्योरिटी सिलेबस का एक पार्ट बना। तो जब ये पार्ट बना तो जो पढ़ाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूशन थे, अकेडमीज थे, उनके पास कोई मटेरियल ही नहीं था। उन्हें इतने टफ टॉपिक्स थे, उन्हें पता ही नहीं था ये होता क्या है। यस जैसे नॉन स्टेट एंड एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स ऑफ टेररिज्म, ओके ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो वो इसके बारे में सब लोग गलत ही पढ़ा रहे थे। तो मेरे पास एक एस्पिरेंट आया जो एग्ज़ाम दे रहा था, उसने कहा सर आप मुझे इसमें गाइड करिए। तो जब मैंने उससे पूछा कि मैं गाइड तो कर देता हूँ कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा था, तो जो उसने मुझे दिखाया वो सिलेबस से कहीं भी मैच नहीं करता था, ओके दूर दूर तक भी मैच नहीं करता था। तो मुझे आइडिया है कि ये तो बहुत बड़ी धोखाधड़ी होगी, बच्चे कहाँ से तैयारी करेंगे। तब मैंने ये किताब लिखने की मन में ठानी, जी चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ये बहुत ही प्रोफेशनल किताब है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, बहुत रिसर्च का काम है। लगभग 6 महीने की रिसर्च का रिजल्ट है ये, तब जी जाकर के मैं किताब लिख पाया। और इसको लगातार मैं हर दूसरे साल अपग्रेड भी करता रहता हूँ, राइट सर क्योंकि बहुत से टॉपिक नहीं आ जाते हैं, बहुत से एक्ट नहीं बन जाते हैं, बहुत सी सिचुएशंस इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे और विद इन द कंट्री जी, बहुत सी जैसे, सिचुएशन बदलती रहती है। जैसे कश्मीर में चेंज आ गया, राइट जैसे अफगानिस्तान बॉर्डर पे चेंज आ गया, तो उन सब के बारे में इसलिए साइबर क्राइम जैसी भी चीजें साइबर अब आ क्राइम गई हैं। नया जी चैलेंज आ गया, तो ये अपग्रेड इसको करते रहना पड़ता है। ये बड़ी प्रोफेशनल किताब है। ओके सर, मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये किताब देखी है, इवन जो नए सेलेक्ट हुए वो लोग भी इस किताब को रेफर करते हैं। तो सर इसमें सबसे पहले एस्पिरेंट अगर जानना चाहे, क्योंकि उसके ये किताब ऐसी किताब है प्रोफेशनल जैसे इसकी बात हुई है, वो अपनी स्टडी में इसका यूज़ कर सके, तो सर कुछ ऐसा होता है ना कि इसमें ऐसी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में इस तरीके से हेल्प करेंगी, कुछ इसके बारे में बताइए सर। नहीं, एक तो ये जो सिलेबस है उसको पूरे से अच्छे से कवर करती जी है, नंबर 1। नंबर 2, एक यूपीएससी बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है। इसमें ऐसा नहीं कि आपने 6 चीज़ें पढ़ी और उनको रट लिया और जाके यूँ आंसर कराए, यस ऐसा कभी नहीं होता। वो आपको उस टॉपिक के बारे में गहराई से पकड़ होनी चाहिए, तभी आप उसका क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे ठीक से। तो ये जो किताब है ये आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के सब्जेक्ट को पकड़ देती है। क्या इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है इंडिया के, कैसे प्रॉब्लम शुरू हुई जब इंडिया बना, इंडिपेंडेंट हुआ, तो पहले दिन से हमें कश्मीर प्रॉब्लम विरासत में मिल गई। जी फिर धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम शुरू हुई, फिर नक्सल प्रॉब्लम आ गई, फिर 71 वार के बाद जो हमारा पड़ोसी देश है जो 2 लड़ाई लड़ चुका, तो उसने देखा कि सीधी लड़ाई में तुम इंडिया से जीत नहीं सकते, 65 और 71 है, इसलिए वो प्रॉक्सी वार पे आ गया। जी प्रोक्स लड़ाई, सीधा इंडिया से इनडायरेक्ट वार लड़ता है टेररिज्म के थ्रू। तो वो हमारे देश में ये जो उन्होंने टेररिज्म फैलाने का प्रयास किया, पहले पंजाब फिर कश्मीर, तो ये प्रॉब्लम जो है ये चैलेंजेस है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के। और वो फिर उनकी डेप्थ में जाती है किताब जी कि जो है क्या हर एक के अंदर की मतलब क्या है उसमें, हर प्रॉब्लम की जड़ में क्या है, कैसे उसको हम दूर कर सकते हैं, क्या अभी तक किया है गवर्नमेंट ने, क्या किया, गवर्नमेंट की ओर से क्या कदम और किया जा सकता है। ये इस किताब में बड़ी डिटेल से लिखा हुआ है। राइट, जो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, हर किसी का सपना आईएएस बनना नहीं होता है, किसी एस्पिरेंट का डायरेक्ट आईपीएस ही बनना होता है। मैं भी बहुत सारे एस्पिरेंट से मिला हूँ जिनका आईएएस में हो रहा है, बट वो आईपीएस अपना एज अ पोस्ट लेना चाह रहे हैं आईपीएस के लिए। तो सर अगर कल कोई आईपीएस के लिए ही रेफर करें या फिर आईएएस के लिए, ये तो बात आपने क्लियर करी दी कि मेंस में आपका सिलेबस है तो उसमें काम आने वाली है, लेकिन जो
कल को एक एस्पिरेंट है वो आईपीएस जैसे पोस्ट के लिए अपने आप को देख रहा है, सर्विस के लिए देख रहा है, तो वो कैसे लेकर चले इस किताब से अपने, वो कैसे पर्सनालिटी ग्रूमिंग अपने हेल्प ले आईपीएस सकते तो बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, जी। बहुत एंजॉयबल भी है और यहाँ पब्लिक की हेल्प करने के बहुत मौके मिलते हैं। हैं जी। तो ये किताब तो देखिए पूरे के पूरे सिविल सर्विस एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो ये है कि आईपीएस की सर्विस में बाद में भी इस किताब का बहुत कुछ काम आने वाला है। ये इसका फायदा है कि जो ओके। लोग आईपीएस में आना चाहते हैं तो उनके लाइफ में ये सब ये चैलेंजेस जो उन्होंने पूरी जिंदगी झेल रहे हैं, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो साइबर क्राइम हो, तो इन सबको, चाहे बॉर्डर सुरक्षा हो, कम्युनलिज्म हो, सबका सब उनको देखना है पूरी लाइफ, तो उसके लिए और ज्यादा यूजफुल हो जाती है। राइट। सर इसमें आपने ये सारी अभी जैसे बात करी है इंटरनल सिक्योरिटी में, सर आईपीएस ऑफिसर को चैलेंजेस के बारे में आपने बताया, तो सर कुछ ऐसे चैलेंजेस का जिक्र करिए जो स्टूडेंट्स इस किताब में देख सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, कश्मीर समस्या से शुरू करिए। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो तभी से झगड़े की जड़ है, ठीक है। तो उसके बारे में बहुत गहराई से इसमें लिखा है, क्यों प्रॉब्लम हुई, किसका क्या रोल है और आज की स्टेटस क्या है। अब पिछले आपको पता ही है कि कश्मीर का स्टेटस चेंज हो गया, धारा 370 हट गई, तो उसके क्या इम्पैक्ट है इंडिया की सिक्योरिटी पे। फिर ऐसे ही नक्सलवाद कैसे शुरू हुआ, कौन फैक्टर्स हैं जो इसको बढ़ाते हैं, कैसे नक्सलवाद को कंट्रोल किया जाए, कहाँ ये फैला हुआ है, ठीक है। ऐसे ही जो है नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम, इतने 7 स्टेट्स हैं वहाँ पे, उनमें किस में क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं, तो सारा इसमें बड़ी विस्तार से लिखा है। ओके। उसके अलावा पूरी बॉर्डर सुरक्षा के बारे में, साइबर सुरक्षा के बारे में, कम्युनलिज्म के ऊपर, ठीक है। तो वो सारा का सारा इसमें बहुत ही डेप्थ में है। ओके। सर आप सीआरपीएफ एंड बीएसएफ में आपने सर्विस दी है सर, तो स्पेशल डेपुटेशन के तहत, तो सर इसके बारे में बताइए सर, ये स्पेशल डेपुटेशन क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं स्पेशल मालूम। डेपुटेशन कहलाता जी। है। और हाँ, हर आईपीएस ऑफिसर अपने कैरियर में डेपुटेशन पे जा सकता है, जिसमें हमारे पास ऑप्शन होते हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीबीआई, आईबी, ड्रॉ, इन सब में हम लोग जा सकते हैं। तो मैंने भी एक डेपुटेशन की जिसमें मैं 1 साल सीआरपीएफ में रहा और 4 साल बीएसएफ में रहा। ओके, सो वहाँ पे सर कोई आप पोस्ट पे थे, कौन सी पोस्ट पे? मैं आईजी था और मैं बंगाल फ्रंटियर का हेड था, पंजाब फ्रंटियर का हेड था, और मैं दिल्ली में भी आईजी एडमिनिस्ट्रेशन में था, तो बहुत सारे रोल देखे। ओके। सर जो इंटरनल सिक्योरिटी है, मेंस में इसकी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए सर? देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी, सबसे बड़ा पॉइंट है जो हमारे बहुत से बच्चे गलती करते हैं, वो ये है कि हमने इस सिलेबस में क्यों डाला। आप इंडिया के सिविल सर्वेंट बनने वाले हो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, इनकम टैक्स में जाओ, तो आप इंडिया के इंटरेस्ट में सोचेंगे। तो हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस, जी सर, तो उस पे हमें हमारे इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, कैसे हमें उसे फेस करना, उस एंगल से आपका आंसर लिखा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे बैलेंस बना के लिखना है, तो बैलेंस कैसे बना के लिखे, कश्मीर प्रॉब्लम के ऊपर क्या पाकिस्तान का कोई पॉइंट लिखना चाहोगे? हमें तो अपना नेशनल इंटरेस्ट में जो बेस्ट सॉल्यूशन है वही आंसर लिखना चाहिए। तो इसलिए हमें ये इम्पोर्टेंट है बहुत पॉइंट, इसमें बहुत से बच्चे गलतियाँ करते हैं कि हमारे जो आंसर हैं वो नेशनल इंटरेस्ट में होने चाहिए। ओके। सर एक और कॉमन सवाल अगर मैं आपसे पूछूं सर, इतनी हेक्टिक जॉब मानी जाती है पुलिस सर्विसेज, खासतौर पे देखा जाए, अपने आप को सर कूल कैसे रख पाते हो सर आप? देखिए, कूल तो रखना जो धीरे धीरे हम सीख जाते हैं, और बहुत संवेदनशीलता का काम है, बहुत एक स्टेज होती है, बहुत क्राइम भी हम देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो उन सब के बावजूद धीरे धीरे लाइफ में आ जाता, पता ये हो जाता भी ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो वी गेट यूज्ड टू इट। फिर भी ऐसा नहीं कि हमेशा कूल रह पाते, कभी कभी हम टेंशन में भी रहना ही पड़ता है, क्योंकि काम ही ऐसा है, टावर मेला चल रहा है, लाखों की भीड़ है और टेंशन है, तो ऐसा होता है, पर उसके बावजूद कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है कूल रहें। ओके। सर एक और पर्सनल सवाल, नॉर्मली जब मैं बचपन में था तो पुलिस को देखकर डर जाता था, और सर आपकी स्टार्टिंग में क्या पर्सनालिटी रही पुलिस को लेकर, जैसे धीरे धीरे चेंज हुई होगी सर? आप पहले कुछ जैसे अभी आपने क्राइम के बारे में बताया, पहले आपका देखने का नज़रिया उन चीज़ों का अलग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आप एक कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग मैन, और वो सारी चीज़ें मतलब बदल जाती हैं कुछ तरीके से। बदलता जरूर है, किंतु केंद्रीय नजरिया नहीं बदलता। जी। मैंने अपनी खाकी में इंसान में किताब में बहुत जिक्र किया है, और वो ये है कि भाई ओवरऑल तो हम इंसान हैं, बेशक पुलिस वाले हों, तो पुलिस से आम आदमी को नहीं डरना चाहिए, ये मैंने थ्रू आउट थीम रखा है, पुलिस से अपराधी को डरना चाहिए।
जी आम आदमी क्यों डरे, उसकी तो सुरक्षा के लिए बनी है पुलिस। जी सर। तो ये मैंने फिर अपने इम्प्लीमेंट किया है कि जो पीड़ित है, जो गरीब है या जो कि आम नागरिक है, उसे पुलिस को देखकर खुशी होनी चाहिए, नहीं कि डर। डर सिर्फ अपराधी को होना चाहिए। राइट। एक और सर सवाल अगर पूछा जाए सर, इंटरनल जो सिक्योरिटी है सर, जैसे ये मेंस का टॉपिक है सर, और स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं इस टाइप के सब्जेक्ट में सर, तो कितना एवरेज इसको टाइम देना चाहिए? कुछ स्टूडेंट क्योंकि सर ऐसे होते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टाइम ड्यूरेशन बांट देते हैं कि मुझे इस बुक को इतना टाइम देना है या फिर इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, और जैसे कि ये आपकी बुक एकदम छोटी है, ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है, तो कुछ सर इस तरह। देखिए, इसमें 12 चैप्टर्स हैं जी। डिजास्टर मैनेजमेंट को इंक्लूड कर। जी तो मैं कहूँगा कि इसमें जो है 10 से 12 दिन देना चाहिए इसको एक रीडिंग में, ठीक है। अच्छे से थोरो कर लें, फिर रिवीजन के टाइम में 5 से 6 दिन देना चाहिए। और फिर जो मीडिया में आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के इशूज यदा कदा, जो इम्पोर्टेंट इशूज होते हैं, उनको कभी कभी पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये बुक आपका बेस बनाती है। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर कर सकें। हर क्वेश्चन को आंसर करने की कैपेसिटी आपको देती है, किंतु फिर भी आपको जो लेटेस्ट हो रहा है इस फील्ड में, उससे अपडेटेड रहना चाहिए। राइट सर। सर कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो जो सर आपको काफ़ी झंझोड़ दिया हो, या फिर आप उस टाइम से काफ़ी बदल से गए हो, उस एक्चुअल इंसिडेंट को लेकर नज़रिया आपका बदल गया हो सर ऐसा? क्योंकि लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आते हैं जी सर। और यहाँ भी बहुत आए, पर उससे कुछ ना कुछ सीख दे के जाते हैं। जैसे 92 का जो अयोध्या के इश्यूज थे, उसको लेके इलाहाबाद में कर्फ्यू लगा 10 दिन। मैं 10 दिन तक नहीं सोया, लगातार 240 घंटे हम लोग दिन रात ड्यूटी में रहते थे। तो वो भी एक सीख दे गया कि अपने शरीर की क्षमता यहाँ तक भी जा सकती है, ठीक है ना। तो हमने और मेहनत करना सीख लिया लाइफ में। मैं कभी बहुत बड़ा पढ़ाकू नहीं था, किंतु यहाँ पे मुझे सोचते हैं कि ये तो बड़े हार्ड वर्किंग आदमी होंगे। तो ये सब लाइफ से सीखा जाता है। ओके सर, जैसे चेंज हो गया मतलब वहाँ से लाइफ। जी, जैसे अभी आपने पढ़ने की बात करी सर, तो नॉर्मली स्टूडेंट सोचते हैं कि एक बार सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी लाइफ होने वाली है, एंजॉय करेंगे हम, कुछ उस तरीके से काइंड ऑफ चीज़ें सब कोई सोचता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है फिर। नहीं, मैं तो बोलता हूँ वर्क ही एंजॉयमेंट है जी भाई। काम में ही मजा आने लगेगा तो फिर आपको और छुट्टी की जरूरत कहाँ है। जी, बिल्कुल सही। तो आई एंजॉय माई वर्क। तो ऐसा नहीं है कि वर्क बोरिंग होता है। मैं तो कहता हूँ आप ऐसा वर्क चुनिए जो आपके दिल और दिमाग के नजदीक हो, इसको आप काम को ही एंजॉय करने लगे तो फिर आपको छुट्टी की जरूरत ही नहीं। ओके सर। सो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, और इस एग्ज़ाम को या इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक लेके प्रिपरेशन करते हैं, या फिर एक बर्डन सा बना लेते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, इसके अलावा कुछ है नहीं लाइफ में। फिर इसके बारे में आप क्या? नहीं, देखिए उस जरूरी है, क्योंकि सिविल सर्विसेज इतना टफ एग्जाम है, देश का सबसे टफ एग्जाम है। मैंने IIT भी पास किया है, सिविल सर्विस में किया, तो ये ज़्यादा टफ एग्जाम है। इसमें बहुत ज़्यादा रगड़े की जरूरत है। तो आपको बिल्कुल रम जाना होता है। आपका फोकस अर्जुन की तरह बस सिर्फ चिड़िया की आँख में होना चाहिए। इसलिए आपको दिन में 10 से 12 घंटे की एवरेज तो मिनिमम निकालनी चाहिए, तभी जाकर के इसमें सिलेक्शन हो पाता है। तो इसलिए उनको अपने को दुनिया से तो कट ऑफ करना ही पड़ता है। हाँ, राइट। सर जैसे कि आपकी जो चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बुक है सर, इसमें अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट चेंज हुई है सर, इसके बारे में भी जिक्र किया गया है, तो आप क्या सर बताएं? देखिए, मैंने नए एडिशन में डाला है जी सर, कि क्या इम्पैक्ट है अफगानिस्तान में तालिबान आने से, उसका क्या इम्पैक्ट है। तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। देखिए, एक तो जो हमारे नेबरहुड में जो नेक्सस है, जी सर, वो कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान, उससे अफगानिस्तान भी जुड़ जी। दूसरा, जितने हमारे इंटरनेशनल फोर्सेज हैं उसमें उनको एक बूस्ट मिल जाएगा कि पड़ोस में तालिबान बैठा है। जैसे उन्होंने, आपको तो सबको पता है, कंधार में जो वो हुआ था, हाईजैक हुआ था, राइट, वहाँ डायरेक्ट रोल था। तो तीसरा, जो ड्रग्स है, उनकी तो सारी इकोनॉमी ड्रग्स पर डिपेंडेंट है, तो ड्रग्स जो है उसकी तस्करी बढ़ सकती है, ठीक है ना। चौथा, जितना हमारे यहाँ जिहादी एलिमेंट है, उसको भी कहीं ना कहीं बूस्ट मिलता है। और लोगों को जो छिपने की जगह है, ठीक है ना, मान लिया POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसके अलावा अफगानिस्तान में भी उनको शरण मिल सकती है। जी सर। तो इसलिए हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है। राइट। साथ में सर, जैसे कि यूक्रेन में वॉर चल रहा है सर, तो इंडिया के रिलेशंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, या फिर कैसे स्टैंड रहा इंडिया का सर यूक्रेन? इंडिया का स्टैंड इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है, बड़े अपने नेशनल इंटरेस्ट में रहा है। जी, क्योंकि हमने ओपन प्लेटफॉर्म पे न्यूट्रलिटी का शो किया है।
मतलब हम लोगों ने साइड्स नहीं लिए हैं इसमें। इस तरह से वेस्टर्न यूरोप ने पूरा यूक्रेन का साइड लिया है या रशिया के खिलाफ लिया, तो जी। इंडिया इसमें न्यूट्रल रहा है। तो लोग पूछते हैं इंडिया क्यों न्यूट्रल रहा है? इंडिया इसलिए न्यूट्रल रहा है कि हमारे पड़ोस में जो अब हम देख रहे हैं, हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, तो हम रशिया को अनोय करके नहीं चल सकते। जी सर। तो हमें अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा देखनी है, अपने नेशनल इंटरेस्ट देखने, इसलिए हमारा स्टैंड इसमें न्यूट्रल रहा है। जी सर। कहीं ना कहीं हमारा रसिया लॉन्ग टर्म फ्रेंड है, काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, इस वजह से भी हो सकता नहीं, वो तो लॉन्ग टर्म तो है ही है, किंतु हमारे वर्तमान में इंटरेस्ट कहाँ है? है। जी सर। तो मैं जो है वर्तमान इंटरेस्ट में मेरे बॉर्डर पे दो साइड में जो फ्रेंडली कंट्रीज नहीं है, हमें पता है, ठीक है ना। तो मैं एक बड़े पावर को कैसे अपने बॉर्डर पे जो भी हमारे बॉर्डर के नज़दीक है, मैं उसे कैसे जो है न्यूट्रल रहूं, जिससे मैं अपने को मैं मान लिया उसके खिलाफ हो जाऊं तो कल को वो पाकिस्तान के साथ आ जाए। जी सर। तो हमें उस बात का ख्याल रखना पड़ेगा ना। जी। तो इसलिए हम साइड लेने से बचे, हम न्यूट्रल हो गए यहाँ। राइट। और वो हमारा जो स्टैंड है वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में है। ये बात जो है एस्पिरेंट को समझना चाहिए। ओके, जैसे सर इंटरनल जो सिक्योरिटी है सर, आपने बताया 2013 से ये नए सिलेबस में ऐड हुआ, तो सर तब से क्वेश्चंस की जो प्रवृत्ति है कैसे चेंज हो रही है? क्योंकि आपका भी बुक का 5th एडिशन आ गया है, तो कहीं ना कहीं सर आप भी रेगुलर अपडेट तो होंगे ही कि हाँ क्या चेंजेस कर रहा है, किस तरीके की क्वेश्चंस पूछने की प्रवृत्ति चेंज हो रही है? इसमें क्वेश्चंस काफ़ी सारे वैरायटी के क्वेश्चन आए हैं, और कई बारी तो खाली इंटरनल सिक्योरिटी नहीं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को भी टच करते रहे जी। क्वेश्चंस, और मेरिन सिक्योरिटी पे भी बात हुई है। तो हमें थोड़ा बहुत इंडिया की जो इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी है उस पर भी हल्का सा हमारा को पकड़ होना चाहिए। और बाकी ये है कि कभी वो डायरेक्ट भी जो सिलेबस से पूछते हैं, और कभी जो है करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज़ें इसमें पूछते हैं जो रिसेंटली चर्चा में रहा हो। जैसे अब कश्मीर अभी चर्चा में था, कश्मीर में इतना बड़ा चेंज आया 370 का, तो उस पर सवाल हो सकते हैं। जैसे इसीलिए मैंने जैसे अफगानिस्तान में चेंज आया तो उस पर सवाल हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही सवाल हो, उसको 10 तरह से बदल करके सवाल हो सकता है। तो काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आए हैं इसमें, कभी कभी डायरेक्ट आए और कभी कभी बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट। ओके, सो सर जैसे कि एसीपी बनते हैं और आज अभी आप डीजीपी हैं, जो कि सर वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट है आईपीएस अगर रैंक में देखा जाए सर, तो सर कौन सी पोस्ट में सबसे ज़्यादा आप इंटरटेन किए हो या फिर जो सबसे ज़्यादा पसंद आई हो? जैसे कि मैं आईएएस ऑफिसर्स के इंटरव्यू करता हूँ तो उनको डीएम ज़्यादा पसंद रहता है। देखिए, मैंने तो एएसपी से लेकर डीजीपी तक सब जो है एंजॉय किया है जी। एएसपी के अपने वो है, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, नयापन है आपकी नौकरी में, वो भी मैंने बहुत एंजॉय किया है। एसपी एसएसपी शिप तो डीएम की तरह एंजॉयबल है ही है, किंतु डीजीपी शिप के अपने अलग चैलेंज है। पूरे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़े लेवल के आपको जो है कोऑर्डिनेट करना है, पूरी राज्य सरकार से कोऑर्डिनेट करना है, पब्लिक से कोऑर्डिनेट करना है, तो अपने अपने चैलेंजेस हैं। मैं तो यही कहूँगा मैंने अपनी हर पोस्ट एंजॉय की। ओके, सो सर आपकी कुछ ना कुछ हॉबीज़ रही होंगी सर, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। मेरी हॉबीज़ तो जॉब के अलावा एक तो स्पोर्ट्स है जी। मैं हमेशा स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ, बैडमिंटन, टेनिस, राइडिंग, ये सब करता हूँ, मैराथन करवाता हूँ, बहुत सारे इवेंट्स करवाता हूँ। और दूसरा लिटरेचर है, किताबें पढ़ता हूँ, किताबें लिखता भी हूँ। जी। तो ये मेरी दो मेन हॉबीज़ हैं। वैसे मुझे म्यूजिक भी बहुत पसंद है, म्यूजिक लाइट फिल्म वाला भी और क्लासिकल भी। जी। तो आप अपनी हॉबीज़ को भी सही से मैनेज करते हो सर्विस के साथ। जी जी। ओके, तो सर अभी मैंने आपका इंटरव्यू लिया, ओवरऑल हमने आई थिंक सारी चीज़ें कवर कर दी हैं मोटा मोटी। सर ओवरऑल अगर मैं आपका एक्सपीरियंस पूछूं सर्विस के दौरान का, तो वो बताइए सर कि कैसा रहा? मैं तो ये कहूँगा कि बहुत एंजॉयबल रहा। ये बहुत ही चैलेंजिंग सर्विस है, किंतु इसमें लोगों की हेल्प करने के बहुत मौके हैं और बहुत एंजॉयबल एक्सपीरियंस रहा। ओके, सर एक चीज़ और बता दीजिए सर, डीजीपी बनने तक का सफ़र के बारे में थोड़ा सा, कि कोई आपको मेजर चैलेंजेस आए फेस करने को सामने? चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं, भरे जी। पड़े हैं। मतलब वो क्राइम से लेके और आतंकवाद से लेकर के और सब तरह के चैलेंजेस हैं। अपने कई चैलेंज तो हमारे विद इन द सर्विस से भी आते हैं। जी। हमारे ही कोलीग्स जो है, जब आप बहुत ज़्यादा ईमानदारी से नौकरी करते हैं तो बहुत से लोग आपके अगेंस्ट, मतलब क्योंकि आप माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हो तो माफिया आपके अगेंस्ट हो जाता है। तो वो सब चैलेंजेस हैं, परंतु मैंने जैसे कहा ना, चैलेंजेस चुनौतियों से पार पाना में ही खुशी है। एक डल लाइफ में क्या रखा है।
ओके, एक और सर क्वेश्चन आ गया मेरे माइंड में सर। इस आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट स्टार्टिंग से रहे हुए, फिर जैसे ही सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तरफ आए तब ज़्यादा करने लगे। मैं मैथमेटिकली लकीली बहुत अच्छा था, तो मैं शुरू से ही टॉपर रहा हूँ। राइट, सो लास्ट में जो एस्पिरेंट है, फ्यूचर कैंडिडेट हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको टॉपर रहे हो, एवरेज स्टूडेंट भी जो है क्रैक कर सकता है। मैं जानता हूँ 90 बैच के भास्कर राव पार्ट में फेल हो गए, जी। फिर भी वो IPS बने, क्योंकि उनको इतना वो हुआ, उनको रिजेक्ट कर दिया उनके दोस्तों ने, उनके घर वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने। तो उनके अंदर ऐसी आग जली, मैं दिखाता हूँ मैं क्या हूँ, जी और सर। उसी आग ने उनको IPS बना दिया। तो ऐसा भी नहीं है कि आप शुरू से ब्रिलियंट रहे हो, कोई होना जरूरी नहीं है। सिर्फ ये है कि आपके अंदर नैक होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और फिर आपको एक रियल हार्डकोर रगड़ा, जिसे कहेंगे फोकस्ड, आपको दुनिया से कट ऑफ करके अपने को कम से कम 2 साल रगड़ा लगाना पड़ेगा, तो ये एग्ज़ाम आसानी से पॉसिबल है। और इसके बहुत सारे टिप्स हैं। मैंने एक और किताब लिखी है सिविल सेवा परीक्षाओं की मुट्ठी में, जी। तो उसमें बहुत सारे टिप्स दिए हैं, तो वो भी देख सकते हैं कि कैसे रीडिंग स्किल क्या होती है, राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इंटरव्यू को कैसे फेस जी। किया जाए, बहुत सारे टिप्स हैं। ओके जी, थैंक यू सो थैंक मच यू। सर, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया। सो जो सर की जो किताबें हैं उनके लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो आई होप कि ये सर के साथ मेरा डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।